दिल्ली की भीड़-भाड़ में रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाली एक साधारण नर्स निर्मला देवी की जिंदगी एक अनसुलझी पहेली बन गई। 20 सितंबर 2014 की रात सोनीपत में उनके घर लौटने की उम्मीद करने वाला परिवार बेचैन था, लेकिन वह रात कुछ और ही कहानी लेकर आई। आज हम आपको उस रहस्यमयी मौत की कहानी बताएंगे, जिसने सबको चौंका दिया। निर्मला देवी का वो फ्लैट जो एक हंसते मुस्कुराते घर का हिस्सा था, अचानक एक खौफनाक सन्नाटे में तब्दील हो गया। क्या हुआ था उस रात? कौन था वह जो उनके सबसे करीब था? और क्या यह हत्या उनके अतीत का अंधेरा पहलू था? आज हम जानेंगे इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये सच्ची घटना कई मीडिया हाउस द्वारा पब्लिश रिपोर्ट के बेसिस पर है। मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं किया जाए। स्क्रिप्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निर्मला देवी दिल्ली में स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में नर्स थी। वह मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत जिले के बरौना गांव की रहने वाली थी। पिता की मौत हो चुकी थी। घर पर मां और भाई बहन थे। उनसे मिलने वह हर शनिवार दिल्ली से अपने गांव चली जाती थी, लेकिन 20 सितंबर 2014 को वह गांव नहीं पहुंची तो छोटे भाई अनंत कुमार ने निर्मला को फोन किया। अनंत कुमार खरखौदा में स्थित एक बैंक में ऑफिसर है। अनंत कुमार ने उसका फोन नंबर मिलाया, लेकिन घंटी बजने के बाद भी निर्मला ने फोन नहीं उठाया। अनंत कुमार ने सोचा कि यह शायद किसी काम में व्यस्त होगी, इसलिए उसने थोड़ी देर बाद बहन को फिर फोन किया। इस बार भी निर्मला के फोन की घंटी बज रही थी, लेकिन वह फोन नहीं उठा रही थी। अनंत कुमार ने ऐसा कई बार किया। कई बार फोन करने के बाद भी निर्मला ने फोन नहीं उठाया तो आनंद ने यह बात अपनी मां को बताई कि बेटी फोन क्यों नहीं उठा रही है। यह सोचकर मां भी परेशान हो उठी। शाम तक निर्मला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो घर के सभी लोग चिंतित हो गए। निर्मला लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल परिसर में बने जिस फ्लैट में रहती थी, वह अनंत कुमार ने देखा ही था। इसलिए बहन को देखने के लिए वह अपने दूसरे बहनोई को लेकर रात 9:30 बजे के करीब उसके फ्लैट नंबर 108 पर पहुंच गए। यह फ्लैट तीसरी मंजिल पर स्थित था। फ्लैट के बाहर जो लोहे का दरवाजा लगा हुआ था, उसकी कुंडी बाहर से बंद थी। अनंत कुमार ने कुंडी खोली तो दूसरे जाली वाले दरवाजे की कुंडी भी बाहर से बंद मिली। इस तरह की कुंडी लगा कर वह कहाँ चली गई? वह बुदबुदाने लगे। जालीदार दरवाजे की कुंडी खोलकर वह फ्लैट में दाखिल हुए। कमरे का बल्ब जल रहा था और कूलर भी चल रहा था, लेकिन वह निर्मला दिखाई नहीं दी। उन्हें कमरे का सामान बिखरा हुआ जरूर दिखाई दिया। यह देखकर आनंद कुमार की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह कमरे के अंदर बालकनी में पहुंचे। निर्मला वहां भी नहीं दिखी तो किचन में देखने के बाद वह आवाज लगाते हुए बाथरूम की तरफ बढ़े। बाथरूम में खूब अंधेरा था। उन्होंने अपने मोबाइल फोन की रोशनी बाथरूम में डाली तो उनकी चीख निकल गई। निर्मला औंधे मुंह वहां पड़ी थी। उसका सिर पानी से भरी बाल्टी में डूबा हुआ था। इसके अलावा उसके सिर पर पानी से भरी एक टब रखी गई थी और वह अर्धनग्न अवस्था में थी। अनंत कुमार ने बहन को कई आवाज दी और उसके शरीर को हिलाया डुलाया। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो वह समझ गए कि किसी ने बहन की हत्या कर दी है। यह देखकर अनंत कुमार और उसके बहनोई सट्टे में आ गए कि निर्मला के साथ यह सब किसने किया है। अनंत ने सामने के फ्लैट नंबर 107 में रहने वाले पवन को आवाज देकर बुलाया और घटना के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को खबर कर दी कि किसी ने उनकी बहन को मार दिया है। घर पर मां भी निर्मला का इंतजार कर रही थी। अनंत कुमार ने अपनी मां को भी फोन करके बता दिया कि निर्मला को किसी ने मार दिया है। बेटी की हत्या की बात सुनकर मां भी दहाड़े मारकर रोने लगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल मध्य जिला के आईपी स्टेट थाना क्षेत्र में आता है।
अस्पताल परिसर में एक पुलिस चौकी भी है। पुलिस कंट्रोल रूम में से यह खबर अस्पताल की पुलिस चौकी और आईपी स्टेट थाने को दे दी गई। सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज विवेक सिंह, एएसआई तस्वीर सिंह और हेड कांस्टेबल अजीत सिंह को लेकर फ्लैट नंबर 108 पहुंच गए। तब तक फ्लैट के बाहर आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए थे। चौकी इंचार्ज विवेक सिंह ने देखा कि निर्मला देवी का सिर पानी से भरी बाल्टी में डूबा हुआ था। वह कुर्ती और पैंटी पहने हुई थी। उसकी कुर्ती के साथ की सलवार बेड पर रखी हुई थी। घर में रखा सामान भी कमरे में इधर उधर पड़ा था। उन्होंने पूरे हालात से थाना प्रभारी यशपाल सिंह को अवगत करा दिया तो वह लोग नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। नर्स निर्मला की हत्या की सूचना उन्होंने एसीपी सुकांत वल्लभ और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक कुमार को भी दे दी। थोड़ी ही देर में थाना प्रभारी के अलावा जिले के अन्य पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। मौके पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी बुलाया लिया। टीम ने मौके से कई महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठे किए। मौके का मुआयना करने के बाद पुलिस अधिकारियों को इस बात का तो पक्का विश्वास हो गया कि हत्यारा मृतक का परिचय ही रहा होगा, क्योंकि दरवाजे की जांच करने के बाद यही लगा कि हत्यारे की क्वार्टर में फ्रेंडली एंट्री हुई थी। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या यह दिल्ली में अकेले रहने के दौरान निर्मला का किसी के साथ प्यार का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। अगर ऐसा है तो क्या मर्डर में उसी प्रेमी का हाथ तो नहीं है, क्योंकि बाथरूम में जिस तरह अर्धनग्न अवस्था में उसकी लाश मिली थी उससे यही संकेत मिल रहा था कि कमरे में जो सामान इधर उधर पड़ा हुआ था उससे साफ संकेत मिल रहे थे कि हत्या करने के बाद हत्यारे ने कोई चीज ढूंढी हो। मृतका के भाई आनंद कुमार से पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ कर जानना चाहा कि उसकी किसी से दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी। आनंद कुमार ने बताया कि निर्मला की वैसे तो किसी से दुश्मनी नहीं थी, मगर उसके पति से दहेज, प्रताड़ना व प्रॉपर्टी हड़पने और तलाक का केस चल रहा था। वह यहाँ पर अकेली रहती थी। आनंद कुमार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने निर्मला देवी की लाश का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक कुमार ने हत्या के इस मामले को सुलझाने के लिए एसीपी सुकांत वल्लभ के निर्देशन में एक पुलिस टीम बनाई। टीम में थाना प्रभारी यशपाल सिंह, अतिरिक्त थाना प्रभारी अशोक कुमार, एएसआई विवेक सिंह, एएसआई तस्वीर सिंह, विजेंद्र, हेड कांस्टेबल अजीत सिंह, कांस्टेबल अमित कुमार, किरण पाल आदि को शामिल किया गया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने हौज काजी के थाना प्रभारी जर्नैल सिंह और मध्य जिला के स्पेशल स्टाफ की टीम को भी इस मामले की जांच में लगा दिया। जांच शुरू करते ही पुलिस टीम ने सबसे पहले निर्मला के मायके वालों से पूछताछ की तो पता चला कि वह सन 2004 से अपने पति मेहरूलाल से अलग रह रही थी। उन दोनों का 14 साल का बेटा था जो पिता मेहरूलाल के साथ ही रहता था। इनके बयानों से यह बात निकल कर आई कि निर्मला के जीवन में कुछ न कुछ उथल पुथल थी। जिस विभाग में निर्मला की ड्यूटी थी वहां से पता चला कि वह 18 और 19 सितंबर को अपनी ड्यूटी पर भी नहीं आई थी। निर्मला ने सन 2005 में पति और अन्य ससुराल वालों के खिलाफ दिल्ली के नरेला थाने में भादवी की धारा 406, 498 के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी। इस केस में मेहरूलाल सहित 3 लोगों को जेल जाना पड़ा था, लेकिन 1 महीने बाद ही वे जमानत पर बाहर आ गए थे। अपना केस लड़ने के लिए निर्मला को एक वकील की जरूरत महसूस हुई तो एक जानकार ने सोनीपत के ही रहने वाले एडवोकेट विश्वबंधु से उसकी मुलाकात कराई। विश्वबंधु सोनीपत और दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। विश्वबंधु के मार्फत ही निर्मला ने दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पति से तलाक लेने और बेटे को पति से उसकी कस्टडी में दिलाने की एक अर्जी दी। विश्वबंधु उनका वकील था तो दोनों साथ साथ घूमते फिरते थे। इसी बीच दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक पहुंच गए
कि उनके बीच अवैध संबंध कायम हो गए। जब भी वह उसके पास आता, निर्मला शादी का दबाव बनाती। निर्मला उससे शादी करने की जिद पर अड़ी थी, पर विश्वबंधु शादीशुदा था, इसलिए वह उससे शादी नहीं करना चाहता था। उन दोनों के बीच इसी बात को लेकर तनाव बढ़ गया। वे कई दिनों बाद मिले थे, इसलिए उन्होंने पहले मौज मस्ती की। इसके बाद निर्मला कुर्ती और पैंटी पहने ही नहाने के लिए बाथरूम में गई। विश्वबंधु को मौके का इंतजार था। निर्मला के बाथरूम में घुसते ही उसने उसका सिर दीवार पर दे मारा। इसके बाद वह जल्दी से गेट का हैंडल डाला और चला गया। एडवोकेट विश्वबंधु से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे निर्मला देवी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर 30 हजारी कोर्ट में महानगर दंडाधिकारी डॉक्टर जगमिंदर के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आप ऐसे घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में अपनी राय दीजिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं, लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।